नहीं बेटा, बोर्ड पे नहीं पढ़ाऊंगा, स्क्रीन पे पढ़ाऊंगा। स्क्रीन शेयर कर दी ना मैंने। आदित्य, अक्षय, एनी, आर्यन, भारत, भूमि, हनी, इशिका, जिज्ञासु, मानित, प्रियाशा जी आ गए, यशिका भी आ गए। चलो जी खेल करते हैं शुरू। एक दो बच्चे बाकी है, वो आ जाएंगे टाइम के साथ। हाँ जी, तो 8.1 में फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, सर सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बिल्कुल देखते हैं बेटा, एक मिनट रुको बस। A balloon which always remains spherical has a variable diameter. Determine the rate of change of its volume. देखो बेटा, आपको डायमीटर दिया गया है 3/2 इंटू 2x+3। इतना ठीक है बेटा, या नहीं? है ना? तो यहां से आपका रेडियस आ जाएगा डायमीटर का हाफ, तो वो बन जाएगा 3/4 इंटू बन जाएगा बेटा आपका 2x+3। चलिए बच्चे जिनको आना होगा वो आ जाएंगे, मैं क्लासरूम को लॉक कर रहा हूँ। ठीक है सर, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट ही बता दो, मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा। ठीक है बेटा, हनी बताते हैं। तो ये बेटा आपका रेडियस आ गया। अच्छा, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का बेटा हमारा फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब, तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा बेटा वॉल्यूम का 4/3 पाई r क्यूब बन जाएगा 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64 एंड 2x+3 का होल क्यूब। ये आपका 3 9 ज़ा 27, 4 × 16, तो बेटा वॉल्यूम आ गया आपका 9 पाई/16 इंटू 2x+3 का होल क्यूब। इतनी बात समझ में आ गई क्या सभी को? Yes or no? आ जाओ बेटा, आती इन्फॉर्म कर देना। देखो बेटा, हमें डायमीटर गिवन था 3/2 इंटू 2x+3। दिव्यम आया हुआ है क्या? दिव्यम, दिव्यम भी नहीं आया यार। दिव्यम शायद कल भी नहीं आया था ना। तो देखो बेटा, आपका डायमीटर दिया हुआ है 3/2 इंटू 2x+3। डायमीटर का हाफ आपका आ गया रेडियस 3/4 2x+3। अब रेडियस आ गया है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। बस अब r की ये वाली वैल्यू मैंने पुट कर दी इसके अंदर, सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा। अब उसने ये कहा है कि डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv/dx आ गया, है नहीं बेटा? तो वो कितना आएगा देखो, 9 पाई/16, तो मल्टीप्लाई में स्केलर है, ये 3 आगे इंटू में कितना आएगा आपका 2x+3 का स्क्वायर, और 2x+3 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2। तो 2 से 16 कैंसिल 8, ये कितना आ जाएगा 27 पाई/8, और इंटू में बेटा कितना आएगा आपका 2x+3 का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा dv/dx। क्या यहाँ तक बात सभी को समझ आ गई? बेटा 2x+3 का डेरिवेटिव देखो, पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, 3 आगे 2x+3 की पावर 2 हो जाएगी। फिर अंदर घुसेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 2x+3 का, तो 2 और 3 का 0। ठीक है बच्चा? देखो बेटा, हनी, तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी था। इसमें तो सिंपली वॉल्यूम आपको फॉर्मूला अप्लाई करना था 4/3 पाई r क्यूब। अब इस बार ही रेडियस का, सॉरी, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो dv/dr कितना आएगा 4/3 पाई r क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3r²। अब 3 से 3 कैंसिल। अच्छा, रेडियस 7 है तो इसमें हमें पाई की फॉर्म में आंसर ना देके पाई की वैल्यू पुट करनी है बेटा। पाई, हाँ वही कह रहा हूँ, आऊंगा बेटा, इतने आऊंगा उस पर। मैं वही कह रहा हूँ बेटा हन्नी, इसमें पाई की फॉर्म में आंसर नहीं देना, इसमें पाई को सिंप्लीफाई करना है। ऑप्शन में पाई नहीं है ना। 4 × पाई, आर कितना है आपका 7, तो 7 का स्क्वायर 49 × 4, तो आपका 196 पाई सेंटीमीटर क्यूब/सेंटीमीटर आ रहा होगा। ये सही है, लेकिन पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7, तो उससे आंसर मैच कर जाएगा। बस इतनी सी कहानी। ठीक है?
नहीं नहीं, जनरली नहीं पुट करनी होती। देखो इस बुक में भी जितने आंसर दिए हुए हैं, जो पाई वाले क्वेश्चन है लगभग सभी के आंसर पाई की फॉर्म में ही है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। टेंथ हो गए सारे? सचिन क्या कह रहे हो? टेंथ के बाद कोई भी नहीं हुआ? हाँ कोई बात नहीं, आज मैं 2 क्वेश्चन करवाता हूँ ऐसे, फिर तुम्हें हो जाएंगे। 11th क्वेश्चन डाउट है? चलो जी सभी लोग सुनेंगे। एरिया ऑफ एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डबल ऑफ द इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ब्रेड्थ। अच्छा जी, मैंने कहा मैं एक ये आपका रेक्टेंगल लेट कर लेता हूँ। मैंने कहा कि अगर आप ब्रेड्थ को x लेते हो तो लेंथ उसकी x स्क्वायर आएगी। इतनी बात समझ में आई क्या? कि सर अगर आप लेंथ को ब्रेड्थ को अगर आपने x लिया है तो आपकी लेंथ जो है वो ब्रेड्थ का स्क्वायर है, तो वो x स्क्वायर आएगा। यहां तक कोई समस्या किसी को? ठीक है। अच्छा अब एरिया जो है, एरिया होता है आपका l इंटू बी, तो वो आपका एक्स क्यूब आ जाएगा क्या? है ना। अब क्वेश्चन ने कहा है कि एरिया एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल है, मतलब ये इंक्रीज कर रहा है। एरिया इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है। तो आपको अगर ये यूनिट दी गई है तो मुझे ये बताओ कि एरिया जो है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में। वेरी गुड। तो मैंने कहा डी ए बाई डी टी निकालेंगे फिर। तो आपका डी ए बाई डी टी जो है वो क्या आएगा? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा सर? 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये आ गया। अब उसके बाद क्वेश्चन ने नेक्स्ट क्या लिखा है कि एट व्हाट रेट लेंथ इज इंक्रीजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन ब्रेड्थ इज 4.5। तो ब्रेड्थ मतलब आपका x जब आपका 4.5 सेंटीमीटर है ना, उस टाइम पे लेंथ का आपको रेट ऑफ चेंज बताना है। ये सवाल है। क्या यहाँ तक सभी के लिए क्लियर है मामला? ठीक, बहुत बढ़िया। अब डी ए बाई डी टी आपको कितना दिया गया है? 48। तो 48 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। 3 से कैंसिल करेंगे 16। अब आपकी x की वैल्यू पुट करने का मन कर रहा है लेकिन वो लास्ट स्टेप में करेंगे। तो हमारा 16 बाई एक्स स्क्वायर क्या आ गया बच्चा? यहाँ से डी एक्स बाई डी टी आ गया। चलो जी। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि हमें किसका रेट ऑफ चेंज निकालना है बच्चा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? वेरी गुड, हमें लेंथ का रेट ऑफ चेंज निकालना है ना। तो मैंने कहा कि हमें डी एल बाई डी टी निकालना है। तो मैंने एल का फॉर्मूला लिखा, एल है हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली डी एल बाई डी टी निकालना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x, और फिर x का क्या आ जाएगा? डी एक्स बाई डी टी। बस अब डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दो। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 16 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो x से x कैंसिल और यह आ जाएगा आपका 32 बाई एक्स। तो बच्चा डी एल बाई डी टी आपका आ गया 32 डिवाइड बाई एक्स। अब x आपको दिया गया है 4.5। तो ये आपका आ जाएगा 32 डिवाइड बाई 4.5, पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई में 10। 5 टू ज़ा 10 और 5 9 ज़ा 45। तो ये आपका 64 बाई 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये वही क्वेश्चन हो गया जो हमने कल किया था ना कि वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज गिवन है। तो वॉल्यूम के रेट ऑफ चेंज से मैंने रेडियस का रेट ऑफ चेंज निकाला, उसकी हेल्प से मैंने एरिया का रेट ऑफ चेंज निकाला। हमें एरिया का रेट ऑफ चेंज गिवन था। एरिया के रेट ऑफ चेंज से मैंने डी एक्स बाई डी टी निकाल लिया कि उसकी ब्रेड्थ किस हिसाब से चेंज हो रही है। अब उसने लेंथ पूछी है तो लेंथ का फॉर्मूला बना के एक्स की फॉर्म में उसको डिफरेंशिएट कर दिया, सिंपल। आदित्य बेटा बात समझ में आ गई? हाँ बेटा बिल्कुल, यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आर्यन बेटा, भारत, पुनीत नहीं आया आज? हाँ बेटा वही तो किया है, ये देखो। एक्स की जगह 4.5 पुट करेंगे, पॉइंट आगे 10 लगा दिया ना डायरेक्टली। हाँ जी। नहीं बेटा लिख सकते हैं, वो सही है, लेकिन मतलब उससे आपको समझ नहीं आया कि ये रेट ऑफ चेंज है या नहीं है।
तो ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है कि जब भी रेट लिखी जाएगी तो उसमें मतलब डिवीजन आना ही चाहिए कि हाँ रेट किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में तो आनी चाहिए ना, वो एक कन्वेंशन है केवल लिखने का। चलो जी, 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन, 12th डाउट है बता देता हूँ। 12th अच्छा क्वेश्चन है। 12th के बाद ना मैं सीधा बताऊंगा फिर आपको 16 क्वेश्चन, 13 14 15 दोबारा ट्राई करना, बन जाएगा आपको। 12th क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, वेव इन, ठीक है वो स्पीड से बढ़ रही है, व्हेन द रेडियस, ठीक, अरे तो बहुत आसान सवाल था। देखो बेटा मान लो कि स्टोन के डालने के बाद आपकी ऐसी सर्कुलर वेव्स आ गई बहुत सारी, है ना। उसने कहा कि ये वेव जो है ना, it is moving, when waves moves in circle at a speed of 4 centimeter per second, ठीक है। अब जरा बताओ कि जो आपकी वेव की जो स्पीड होगी वो बेसिकली रेडियस के चेंज होने की स्पीड आ जाएगी ना, क्योंकि अगर सर्कल आगे बढ़ेगा तो सर्कल के आगे बढ़ने से क्या चीज बढ़े, अपनी चेंज होने वाली है रेडियस। तो ये बेसिकली आपको डी आर बाई डी टी गिवन है। आपकी बात तो सही है कि सर्कमफ्रेंस भी आ सकती है, लेकिन थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा बेटा कि डी जो आपका 4 सेंटीमीटर पर सेकंड है ना, तो सेंटीमीटर लेंथ है, लेंथ पर टाइम, तो उससे आपका रेडियस, क्योंकि जो जो स्पीड होगी ना वेव की, वो सीधा डायरेक्टली रेडियस को इम्पेक्ट करेगी ना। इतनी बात ठीक है अभी सभी के लिए। बिल्कुल रिपीट करता हूँ मैं, एक सेकंड के लिए केवल लिख दूं। एरिया आपका है बेटा क्या, पाई आर स्क्वायर। अब देखो उसने मुझे कहा है कि एक क्वाइट लेक थी, मतलब शांत आपका झरना था कोई, उसमें हमने स्टोन डाला तो वेव्स बनेंगी। तो जो सर्कुलर वेव्स है ना, जो स्पीड ऑफ वेव जो होती है ना, बेसिकली स्पीड ऑफ वेव जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस होती है, मैं ये बता रहा हूँ। क्योंकि वेव जिस स्पीड से आगे चलेगी उसी स्पीड से तो उसका सर्कुलर मतलब उसका रेडियस बड़ा होना शुरू होगा। इतनी बात ठीक, ठीक है भाई। अरे हाँ है ना। चलो जी, अब हमें डी ए बाई डी टी निकालना है, एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2r डी आर बाई डी टी, पाई 2r कितना दिया गया बेटा आपको, किस मोमेंट पे निकालना है, जब r आपका 10 हो। तो 2 इंटू 10, और डी आर बाई डी टी कितना है हमारे पास 4, तो 4 इंटू 8 इंटू 10, तो आपका 80 पाई, और यूनिट क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सिंपल। हाँ जी बेटा। नहीं बट तो क्वेश्चन ने एरिया पूछा है ना। एनक्लोज्ड एरिया, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, तो वही पूछा है। वही तो मैं समझाया बेटा, इतनी देर से समझाया गया कि जो आपकी स्पीड ऑफ वेव होती है ना, इस बात को एक्सपेरिमेंटली फील करो ना, कि अगर आप एक स्टोन को ड्रॉप करते हो, वेव जब अपनी ट्रेवल करती है, तो वेव के ट्रेवल करने से जो स्पीड ऑफ वेव आएगा, वो स्पीड ऑफ वेव एक्चुअली में होगा क्या, वो जहां स्टोन ड्रॉप किया उसको वो सेंटर बन जाएगा। उस सेंटर से जितना आगे जाएगी वेव, तो जो वेव की स्पीड जो है वो रेडियस की रेट ऑफ चेंज ही तो है, क्योंकि जिस स्पीड से वेव आगे चलेगी उसी स्पीड से उसकी रेडियस बढ़ती जाएगी। चलिए, अब 13 14 15 ट्राई करना घर पे एक बार यार। चलो करवाए थे, 10th क्लास का क्वेश्चन है वैसे ही है। A man 160 centimeter tall walks away from a source of light situated at the top of a pole 6 meter high at the rate, अच्छा जी। मैंने कहा कि हमारे पास एक पोल है बेटा, ये रहा पोल, और ये रहा बेटा हमारे पास मैन। ये पोल से लाइट आ रही है, ये मैन के हेड पे लाइट जाएगी, और ये बन गई उसकी शेडो। मैं नाम दे रहा हूँ पॉइंट्स को। अगर मेरे पॉइंट्स हैं ए, बी, सी, डी, तो मुझे पता है ए डी आपका 6 मीटर है, और आपका इसको अगर आप ई बोल दो तो मैन की हाइट ए
पीई कितना है आपका 160 सेंटीमीटर। आप 0.61 मीटर लिख लो। अच्छा मुझे बताओ कि इस फिगर में शेडो शेडो कौन सी लेंथ है? BC, वेरी गुड। लाइट यहाँ पड़ेगी तो हेड की शेडो सी पे आएगी ना, तो ये आपकी शेडो की लेंथ है। इसको मैंने x मान लिया, ये डिस्टेंस को मैंने y मान लिया, ठीक है। अब ये जो इंडिविजुअल है वो आगे चल रहा है। अच्छा ये आगे जिस स्पीड से चल रहा है वो दिया गया है 1.1 मीटर पर सेकंड। मुझे बताओ कि जब ये इंडिविजुअल, ये पर्सन आगे चलेगा तो कौन सा डिस्टेंस आपका चेंज होगा? भी इस, नहीं नहीं, मतलब जैसे इसकी, मैं एक बात लिखूंगा समझना, एक्स और वाई दोनों चेंज होंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन डी वाई बाई डी टी आपको 1.1 मीटर पर सेकंड दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आदमी की चलने की स्पीड जो है ना, वो बेसिकली वाई के चेंज होने की स्पीड के इक्वल आएगी, क्योंकि जितना आदमी चलेगा उतना वाई चेंज होगा। बेटा एक्स उतना चेंज नहीं होगा, एक्स तो, एक्स को चेंज होने के लिए ये वाला पॉइंट भी बदलेगा ना। आप बोल रहे हो कि बी सर आगे खिसकेगा, मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला पॉइंट जो है ये भी आगे खिसकेगा। ये बात आपकी सही है कि इस इंडिविजुअल के चलने से एक्स चेंज होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसको आप dx बाई dt नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ए बी, इसका एक एंड तो फिक्स है, ए जो टावर का फिट है, फुट है। दूसरा एंड जो है वो केवल इंडिविजुअल के एंड में है। तो जितना आदमी चलेगा उतना, उसी जिस स्पीड से आदमी चलेगा ना उसी स्पीड से ये चीज बदलेगी। ये तो शेडो है, शेडो तो है, शेडो जो है वो इस एंड से भी चेंज होगी और इस एंड से भी चेंज होगी। इतनी बात समझ में आ गई? देखो यार आप एक बात देखो, सुनो मेरी बात। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है और यहाँ पे एक मूविंग पॉइंट है, इसको बी ले लेते हैं। ये अगर 1.1 मीटर पर सेकंड से आगे चल रहा है तो बेसिकली ये डिस्टेंस उसी स्पीड से तो बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप एक सेकंड के बाद देखोगे तो 1.1 मीटर आगे होगा, फिर एक सेकंड के बाद देखोगे तो ये 2. हाँ जी, सभी को समझ आ गई? आदित्य, एनी, दिवित, इशिका, आर्यन, लावत बेटा, जिज्ञासु जी, मानित। चलो बहुत खूबसूरत। तो ये हमारा डी वाई बाई डी टी आ गया। अब मैंने कहा कि अगर आप इस एंगल को थीटा मानोगे तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में टेंजेंट थीटा, छोटे वाले ट्रायंगल में टेंजेंट थीटा कितना आएगा आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा बड़े वाले ट्रायंगल में टेंजेंट थीटा कितना आएगा आपका? बड़े वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर 6 है, और बेस कितना है बेटा आपका? वाई प्लस एक्स। इतना क्लियर है क्या? ओ सॉरी 1.6। ये आपका 1.6 मीटर है, ये आपका 1.6, इतना ठीक है बेटा। ये टेन, देखो बेटा टेंजेंट थीटा किसी ट्रायंगल में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो मैंने कहा पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल में लगाया मैंने टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर 1.6, बेस कितना है? x। और फिर बड़े वाले ट्रायंगल में लगाया टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर कितना है? 6, बेस कितना है? y प्लस एक्स। ठीक है। अब ये पॉइंट हटा दो, ये आपका बन जाएगा 16/10x इज इक्वल टू 6/y प्लस एक्स। अब 2 से कैंसिल करो, ये आपका आएगा 8, ये आपका आएगा 3, फिर 2 से कैंसिल करो, ये आपका आएगा 4, ये आपका आएगा 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 4y प्लस 4x इज इक्वल टू 15x। x को इस तरफ ले आओ तो बेटा आपका 4y इज इक्वल टू 11x आ जाएगा। अब हमें जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ शेडो बताना है ना। बताता हूँ। हमें फिलहाल एक बारी लेंथ ऑफ, हाँ ठीक है। पहली बात तो मैंने ये समझाया कि आपका जो मैन की चलने की स्पीड है वो डी वाई बाई डी टी आ जाएगा। फिर मैंने दो छोटे छोटे ट्रायंगल में टेंजेंट थीटा को इक्वेट किया। मैंने कहा पहले छोटे वाले ट्रायंगल में टेंजेंट थीटा लिखोगे वो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1.6 अपॉन एक्स। फिर मैंने कहा कि बड़े वाले ट्रायंगल में लगाओगे तो वो आपका आ जाएगा 6 अपॉन बेस क्या है इसका? y प्लस एक्स।
बस फिर तो पॉइंट हटा के कैलकुलेशन करिए, ये आ गया। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी आपकी 11/4 x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बेटा आपका क्या, अरे मैंने तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया ना, सिर्फ इसको, उसको भूल गया मैं। ये क्योंकि थीटा सेम है ना, ये tan थीटा और ये tan थीटा सेम आएंगे बस। तो अब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी टी 11/4 आपका क्या आ जाएगा बेटा dx बाई डी टी। अच्छा अब आपका dy बाई डी टी, हम सॉरी dy बाई डी टी हमें गिवन है, हमें निकालना dx बाई डी टी है ना, क्योंकि जो शेडो की रेट ऑफ चेंज है वो dx बाई डी टी आएगी। तो dy बाई डी टी कितना गिवन है 1.1 इज इक्वल टू 11/4 dx बाई डी टी। तो पॉइंट हटा के डिवाइड बाई 10, 11 से 11 कैंसिल, तो आपका यहाँ से dx बाई डी टी कितना आ जाएगा 4/10। तो बेटा आपका dx बाई डी टी जो है वो कितना आ जाएगा 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो शेडो का रेट ऑफ चेंज जो है वो ये आ जाएगा, क्योंकि dx बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ शेडो, क्योंकि x ही तो है शेडो की लेंथ। ठीक है, देखो बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ तक बात समझ में आएगी बेटा प्रियाशा, y इक्वल टू 11/4 x आएगा बस। बिल्कुल निकल जाएगा, वो मैंने मतलब गलती कर दी। हाँ जी, बिल्कुल चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, लेकिन एक मोमेंट पे तो यही रहेगा। मैंने फ्रीज कर दिया एक मोमेंट पे। ठीक है, यशिका जी क्या कह रहे हो उस मोमेंट पे? नहीं बेटा स्पीड तो आएगी ना चेंज होने की। और सॉरी, सही बात कह रहे हो भाई, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, थीटा चेंज नहीं होगा बेटा। अब बताऊं थीटा चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि लाइट का जो एंगल है वो तो सेम रहेगा ना। बिल्कुल सही क्वेश्चन तुमने पूछा। जैसे हमने 10th क्वेश्चन में किया था ना, 10th 11th में एंगल ऑफ एलिवेशन किया था हमने सन का या उसका क्लाउड का। दिवित बेटा बात समझ में आ रही है? नहीं नहीं, एक मिनट यार। हाँ बात तो तेरी सही है, एंगल छोटा हो जाएगा, सही बात है, क्योंकि पॉइंट मूविंग हो गया ना। ठीक है, चलो चले आगे। नहीं नहीं कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि हमने थीटा को यूज ही नहीं किया, हमने यूज ही एक्स को किया है। तो बेटा dy बाई डी टी कर देंगे 11/4 dx बाई डी टी। dy बाई डी टी की वैल्यू मुझे पता है, वो पुट करके dx बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, चलो अब एक बार 14 15 16 ट्राई करना, अगर एक या दो भी हो गए तो बहुत खुशी की बात है, वरना हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। किसी भी ग्राफ के लिए आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकाल। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है बेटा। मुझे कोई भी ग्राफ दिया हुआ है ऐसे अजीब सा, मान लो उसका ये शेप है उस ग्राफ का, ये एक फंक्शन दिया हुआ उसका ये ग्राफ है, उसने कहा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेट अस सपोज पॉइंट ए कॉमा बी है, उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। मान लो ये सवाल आ गया। ठीक है, तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकलेगी बेटा? सीधी सी बात है, इक्वेशन निकालने के लिए टेंजेंट का स्लोप चाहिएगा, पॉइंट तो मेरे पास है ही ए कॉमा बी। तो एक स्टैंडर्ड सी थ्योरी है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट को डिनोट किया जाता है एम टी से।
तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो किसके इक्वल होता है, वो आपका वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव के इक्वल होता है। कि मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट करने के बाद x की जगह a रख दूंगा, y की जगह b रख दूंगा, डेरिवेटिव में उसकी जो वैल्यू आएगी वो दैट वैल्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इतनी बात ठीक है क्या, कि टेंजेंट का स्लोप जो है वो कैसे आएगा बेटा, वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव के हेल्प से आएगा। देखो बेटा, मान लो मुझे किसी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है, तो मैंने कहा इक्वेशन बनाने के लिए लाइन का स्लोप चाहिए होता है और उसके ऊपर एक पॉइंट चाहिए होता है। पॉइंट तो मेरे पास है a, b। अब स्लोप कैसे आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट को लिखा जाता है m ऑफ t से। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका किसके इक्वल होता है, वो होता है बेटा आपका वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव के इक्वल। कि मैं फंक्शन जो मुझे गिवन होगा y इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर जो भी गिवन होगा उसको डिफरेंशिएट करूंगा, dy बाई dx निकालूंगा, dy बाई dx निकाल के उसमें x की वैल्यू पुट करूंगा। वैल्यू पुट करने के बाद वो जो वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव आएगी ना, वही स्लोप है। ठीक है, dy बाई dx इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। बस स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, उससे इक्वेशन लिख देंगे। कैसे लिखेंगे वो आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, चिंता ना करो। तो ये तो रही टेंजेंट की कहानी। अच्छा, नॉर्मल की कहानी क्या है, टेंजेंट की और नॉर्मल की कहानी में बिल्कुल एक छोटी सी चेंज है बस। पहली बात तो नॉर्मल बोलते किसको है, ये मान लो बेटा हमारे पास एक लाइन है जो कि टेंजेंट है। तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन बनाई जाती है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर, उसको कहा जाता है नॉर्मल। ठीक है, अब नॉर्मल के ऊपर ही पॉइंट तो मुझे पता ही है a कोमा b। तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए बस नॉर्मल का स्लोप चाहिए। अब मेरे पास एक सिंपल सा रिलेशन है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होता है बेटा आपका, -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट करके। तो डिफरेंशिएट करके तो टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया, टेंजेंट का स्लोप आ गया, टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। टेंजेंट के स्लोप की हेल्प से नॉर्मल का स्लोप निकाल लिया, ये इक्वेशन यूज करके कि -1 कर देंगे और रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपका नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। नॉर्मल का स्लोप आ गया, पॉइंट पता है तो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इतनी बेसिक बेसिक सी थ्योरी समझ में आ गई ना। देखो, पहली बात तो नॉर्मल के बारे में ये समझो कि नॉर्मल होता क्या है, व्हाट इज अ नॉर्मल। नॉर्मल वो लाइन है जो कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर है और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास करती है। भी परपेंडिकुलर लाइंस तो बहुत सारी है, लेकिन वो परपेंडिकुलर लाइन जो कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी उसी पॉइंट से पास करती है जहां पे वो टेंजेंट है, उसी लाइन को नॉर्मल कहा जाएगा। ये तो है उसकी डेफिनेशन, परिभाषा। अब नॉर्मल होने के बाद उसका इक्वेशन निकालना है, तो इक्वेशन के लिए पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। पॉइंट तो मुझे मिल गया, ये रहा a कोमा b। अब स्लोप चाहिए। अब टेंजेंट का स्लोप तो डिफरेंशिएट करके आ जाता है सीधा, ये मैंने समझा दिया आपको। नॉर्मल का स्लोप कैसे आएगा, आपका नॉर्मल का स्लोप आएगा, एक सिंपल सा स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट mt स्लोप ऑफ नॉर्मल mn इज इक्वल टू माइनस होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई -1 होता है। तो नॉर्मल का स्लोप mn जो है वो कितना आएगा, -1 अपॉन mt आ जाएगा। ठीक है बच्चा, लास्ट 10 मिनट्स रह गए, मैं दूसरी क्लास का लिंक भेजूंगा, सभी लोग ज्वाइन कर लें। अब एक क्वेश्चन के थ्रू समझो इस चीज को। क्वेश्चन ने पहले बहुत सिंपल सा सवाल है, उसने कहा फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर y is equal to x cube minus 3x plus 2 at x equal to 3। ठीक है जी, मुझे x इज इक्वल टू 3 वाले पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो पहले मैं टेंजेंट की कैलकुलेशन शुरू कर रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं उसको सभी लोग देखेंगे। सबसे पहली बात तो आपको ये लिखनी है कि dy बाई dx इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है जी। अच्छा, तो dy बाई dx डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो आपका dy बाई dx कितना आएगा देखना,
वो 3x² माइनस 3 आ जाएगा क्या डिवाइड बाई डी एक्स, है ना। अब बेटा बस x की जगह 3 रखो, तो 3 रखेंगे तो ये आपका 27 माइनस 3 24 आ गया। तो ये बेटा आपका आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा पॉइंट निकालने के लिए पॉइंट कैसे निकलेगा, अभी x तो 3 गिवन है, x को 3 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 27 माइनस 9 18 और 2 20। तो पॉइंट आपका 3,20 आएगा। इतनी बात समझ आ गई क्या? इन दोनों बातों में कोई डाउट है तो पूछो। बेटा देखो स्लोप बताता हूँ पहले, देखो प्रियाशा x की जगह 3 रखो ना, देखो 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27, 27 माइनस 3 24। ठीक है जी। प्रियाशा, इशिका, अरे हाँ ना, बेटा डिफरेंशिएट किया है तो dy बाई dx, इसको डिफरेंशिएट किया है, वही तो है स्लोप ऑफ टेन। ठीक है। अच्छा अब पॉइंट बता रहा हूँ बेटा जिज्ञासु, x की जगह 3 रखोगे तो देखो 3 की पावर 3 27 माइनस 9 18, 18 प्लस 2 20 आ गया। अब इक्वेशन कैसे आएगी, अब इक्वेशन देख लो, इक्वेशन कैसे आएगी आपकी y, हाँ जी सचिन आपकी बात समझ नहीं आ रही बेटा, y माइनस वाई क्या करनी है, कहाँ है देखो ये रहा मैंने लिखा तो हुआ है। आप वो तो आपने एलिमेंट्स के एग्जांपल में केवल स्लोप पूछा है ना, मैंने तो इक्वेशन पूछी है। अब इक्वेशन कैसे आएगी सर, हाँ देखते डिविज, बेटा सचिन x की जगह 3 रख दो यार, 3 की पावर 3 27 माइनस 9 18 प्लस 2। अब y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू स्लोप, इक्वेशन ऐसे आती है अभी देख लो, y माइनस वाई वन वाई कोऑर्डिनेट अपॉन x माइनस एक्स वन एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू स्लोप। तो आपका y माइनस 20 इज इक्वल टू 24x माइनस 72। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24x माइनस 52 इक्वल टू 0। तो ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। दिवित ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। बात समझ में आ गई भी सभी को? अरे हाँ है ना। हाँ हाँ y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू स्लोप 11th में पढ़ी होगी ना ये, पता है मुझे तभी बताइए मैं। कोई बात नहीं, अरे अब देख ले फिर इक्वेशन ऑफ लाइन का y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू स्लोप। अच्छा अब नॉर्मल के लिए पहली बात तो ये लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल का मल्टीप्लाई माइनस वन होता है। टेंजेंट का स्लोप पिछले पार्ट में निकाल के आ रहे हैं हम 24, तो नॉर्मल का स्लोप मल्टीप्लाई माइनस वन, तो बेटा नॉर्मल का स्लोप कितना आ जाएगा आपका -1/20। अच्छा पॉइंट तो सेम ही रहता है, तो पॉइंट इसमें भी कितना आ जाएगा आपका 3,20। अब इक्वेशन क्या आएगी y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू स्लोप, वो कितना है आपका -1/20। तो मल्टीप्लाई कर दो 24y माइनस 480 इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका -x+3। इधर करोगे तो बेटा आपका x प्लस 24y माइनस 480 इक्वल टू 0। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल नीट एंड क्लीन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, आज के लेक्चर की यही कहानी थी। क्या बात है शिवम, इशिका बेटा बात समझ में आ गई? आर्यन बेटा, चलिए अक्षय बेटा बात समझ में आ गई? चलो जी सवाल शुरू करते हैं।
बेटा एक्स की वैल्यू पुट करके आंसर बताओ ना। देखते हैं देखते हैं। इक्वेशन फाइंड नहीं करनी बेटा। यार सुनो मेरी बात, इक्वेशन फाइंड नहीं करनी है, केवल स्लोप फाइंड करना है। और आप मुझे व्हाट्सएप बोल रहा हूँ, मैसेज कर दो ना। ठीक है, सही है बेटा। बेटा अगर कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका स्लोप क्या होता है? जीरो। वेरी गुड, बिल्कुल सही बेटा शिवम। अगर कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप जीरो होता है। मैं सेकंड मीटिंग का लिंक भेजूंगा, वो ज्वाइन कर लेना। बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट पार्ट सभी का हो गया भाई? एनी, भरत, भूमि, दिवित, हनी, इशिका, जिज्ञासु, मानित, प्रियाशा, रोहित, यशिका, शिवम, सचिन। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट के दोनों पार्ट सभी के हो जाने चाहिए। सेकंड करो। अब हाँ हाँ, भेज दिया बेटा, भेज दिया। अब 10 मिनट तो 10 मिनट ही लूंगा, केवल ज्यादा नहीं लूंगा। ठीक है। हाँ जी बेटा। टेंजेंट का स्लोप जीरो होता है बेटा, स्लोप स्लोप होता है टेन थीटा। हाँ सही है, 6x - 12 तो x2 आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट के दोनों पार्ट हो गए। अब सेकंड क्वेश्चन में उसने कहा है कि आपके पास अगर y इक्वल टू दिया गया है 3x² - 12x + 6। तो अब उसने कहा है कि आपको टेंजेंट को पैरेलल टू एक्स एक्सिस करना है। तो बेटा इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन स्लोप इज जीरो। हाँ जी बेटा।
कर दी बेटा। बेटा सचिन स्लोप यार ये 11th के पाप है तुम्हारे। स्लोप का मतलब पता है क्या होता है? व्हाट इज स्लोप? कोई लाइन है अगर उसका अगर एक्स एक्सिस से एंगल थीटा है ना, कोई लाइन है अगर उसका अगर एक्स एक्सिस से एंगल थीटा है ना, तो टेंजेंट थीटा को स्लोप कहा जाता है ज्योमेट्रिकली। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई तो उसका एक्स एक्सिस से एंगल जीरो हो जाएगा, और टेंजेंट जीरो जीरो होता है। ठीक है बेटा सचिन। तो बस यार आपका dy बाई डी एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा? 6x - 12। नाउ इट शुड बी जीरो, तो 6x - 12 जीरो, तो आपका यहाँ से x2 आ जाएगा। पॉइंट निकालना है तो पॉइंट निकालने के लिए x को 2 रखोगे तो ये आपका आएगा 12 - 24 -12 + 6, तो -6 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? यार हाँ या ना कुछ तो बोल दो। देखो y = 2x² + 3 sin x है बेटा। y = 2x² प्लस, एक मिनट को बेटा, एक मिनट को। तो देखो बेटा आपका dy बाई डी एक्स करोगे यशिका, तो वो कितना आ जाएगा? देखो 4x + 3 cos x आ जाएगा, है ना। हमें x = 0 पे निकालना है, x को रखोगे 0, तो 4 × 0 0 + 3 cos 0, cos 0 1। तो dy बाई डी एक्स का स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट 3 आ जाएगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका -1/3 आ जाएगा। ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन आज का, थर्ड। अच्छा अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उसकी उसकी कंडीशन क्या होती है? दो पॉइंट तुम किसका प्रोडक्ट -1? वेरी गुड, वेरी गुड, ये आप यूज होगा आज के लेक्चर में। पहले फोर ये कर लो फिर आगे बताता हूँ। अच्छा लाइन अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना बेटा, अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उसका स्लोप क्या होगा? इन्फिनिटी। देखो बताता हूँ मैं। मेरे पास सर्कल क्या दिया हुआ है? x² + y² -2x -4y + 1 = 0। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको। x² का डेरिवेटिव 2x, y² का 2y, y डैश -2x का 2 -4y डैश = 0। तो बेसिकली मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैंने कहा ये एक तरफ और उसको उस तरफ ले जाओ। तो ये क्या बनेगा? 2y y डैश -4y डैश = 2x। यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन लोगे बेटा, तो वो क्या बनेगा? 2y - 4 = 2 - 2x। तो आपका dy बाई डी एक्स 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा आपका? 1 - x। 2 कॉमन लेंगे तो बेटा क्या बनेगा आपका? y - 2। अब बेटा देखो इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। मेरे पास dy बाई डी एक्स की ये वैल्यू आ गई। इसमें कोई डाउट है तो पहले वो पूछो, वरना मैं आगे बात करता हूँ। आगे चले क्या? अच्छा अब देखो बेटा, अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो स्लोप 0 होता है, ये बता चुका हूं मैं। इफ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, देन स्लोप आपका क्या आएगा? देन स्लोप इज नॉट डिफाइंड। अगर स्लोप को यहां से नॉट डिफाइंड होना पड़ेगा क्योंकि लाइन बोला गया पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो नीचे वाला आपका 0 आएगा डिनोमिनेटर, तो y - 2 0, तो बेटा आपकी y की वैल्यू 2 आ जाएगी। सर किसी का माइक ऑन है बैकग्राउंड नॉइस। बेटा किसका ऑन है अभी माइक? इतनी बात समझ में आई क्या? कि
बिल्कुल रिपीट करूंगा। हाँ बेटा, वैसे तो सेम नहीं होते हैं, लेकिन मतलब हम लोग कैलकुलेशन के लिए सेम बोल सकते हैं, वैसे अलग अलग होते हैं, लॉजिकली दोनों अलग अलग होते हैं। नॉट डिफाइंड कब आएगा? जब डिनोमिनेटर जीरो होगा। इन्फिनिटी कब आएगा? जब डिनोमिनेटर जीरो होगा। ये बात तुम्हारी मान सकता हूँ मैं। अब देखो बेटा, मैंने ये बात बताई है कि अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा तो स्लोप जीरो होगा। पहली बात तो ये आपको याद रखनी है। अगर टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस आएगी तो आपका स्लोप आएगा नॉट डिफाइंड। अब हमारा स्लोप ये है। अब इस चीज को नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर में जीरो होना पड़ेगा, तो आपका y माइनस टू जीरो, तो y2 आ जाएगा। y को 2 रखोगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2x, ये आपका आएगा -8 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे x माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 या -1। तो पॉइंट्स आपके दो आएंगे ऐसे, एक तो x को 3 लेंगे तो y2, एक बार x को -1 लेंगे तो y2। तो ये आपके दो पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर यदि टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो वो पैरेलल टू y एक्सिस आएगी। ठीक है जी, इतना खेला क्लियर है? चलो अब थ्योरी। हाँ जी, हाँ बस दो लाइन लिखनी है बस। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर बेटा दो लाइन परपेंडिकुलर है ना। हाँ, ये आपने पूरी क्लास में सबसे अच्छा सवाल पूछा। ये बेटा जो आपका, इसको आपको फिलहाल मैं यही कहूंगा कि इसको आपको केवल यूज करना है। कि अगर आपको पूछना हो तो आप मेरे पास आ जाना, आपको बता दूंगा मैं कैसे है, कि इसकी बहुत लंबी कहानी है कि डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो टेंजेंट के स्लोप के इक्वल कैसे आएगी। ये आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है और उसका एक आंसर भी होता है वैलिड, लेकिन वो फिलहाल अभी इस मोमेंट पे बताऊंगा तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, आधे घंटे की। ठीक है, हाँ ग्रुप में डाल दो ठीक है। आखिरी नोट कि इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो आपका m1 m2 -1 होता है। m1 m2 का मतलब उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट। एंड इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन बेटा पैरेलल हैं तो बेटा आपका m1 इज इक्वल टू क्या होता है? m2 होता है। स्लोप उनके सेम होता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलिए आज के लिए काफी है। होमवर्क है बेटा आपका 8.1 कंप्लीट, और 8.2 के पहले कितने करोगे? 10 कर लोगे? कभी यस सर ही बोल दिया करो पहले 8 कर लो, 8 कर लो। चलो 5 कर लो, इससे कम नहीं हो पाएगा। ठीक है, 5 हो जाएंगे। चलो जी, कर दी बेटा, सचिन कर दी। 8.1 कंप्लीट बेटा। 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। हाँ जी यार क्या कर रहा है यार सचिन। चलो जी, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं। संडे को टेस्ट है भाई 7.1 7.5 का। कोई नहीं, व्हाट्सएप करो। और अगर कोई टेस्ट में नहीं आया उसके घर में फोन करने वाला हूँ, इस बार पहले बता रहा हूँ। नहीं, ऑनलाइन। वैसे हनी ने आइडिया सही दिया है, टेस्ट तो ऑफलाइन हो सकता है भाई। सोचता हूँ, मन मन बनाता हूँ मैं।